नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फिटर की तैयारी में आज एक और वीडियो हम लेकर के आए हैं यहाँ पे। जिस टॉपिक का नाम है पावर ट्रांसमिशन, उसका एक हिस्सा है गियर और टाइप्स ऑफ गियर, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में ही आपकी ट्विस्ट ड्रिल के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो जो मेरे साथी यहाँ पे चैनल पे नए आए उनको मैं बता दूँ कि हम यहाँ पे फिटर की तैयारी के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले ही बना चुके हैं। निमी पैटर्न की फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ हमने कंप्लीट करवा दी है, उससे आगे की पीडीएफ ही जल्दी सोल्व करवाएंगे हम। तो आप चैनल के ऊपर जाकर के 10-11 वीडियो हैं उस पीडीएफ के सॉल्यूशन के डिटेल्ड जाकर के देख सकते हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स वगैरह के, कुछ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के और पावर हेक्सा वगैरह के। तो आप जाकर के चैनल के ऊपर मेरे नाम के ऊपर नीचे क्लिक करिए और प्लेलिस्ट में जाकर के फिटर नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से सारे के सारे वीडियो आप फिटर से रिलेटेड देख सकते हैं। अगर आप आईटी इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप वैसे भी आईटीआई वगैरह कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन। तो भाई जो भी पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। गियर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पावर ट्रांसमिशन का। गियर क्या काम आता है? गियर काम आता है कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं उस समय गियर का काम लिया जाता है। दूसरी चीज़, हम गियर के द्वारा जो वेलोसिटी रेशियो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी स्पीड है वो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, वो भी गियर के द्वारा आसानी से करी जा सकती है। तो काफ़ी सारे फायदे हैं गियर के। कहाँ पहुँच गए यार? काफ़ी सारे फ़ायदे हैं हमारे पास गियर के। तो कुछ टाइप्स हैं गियर के, उससे पहले हम गियर के जो नोमेनक्लेचर हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आपके सामने गियर टीथ के 2 टीथ यहाँ पे शो किए गए हैं, ये ठीक है। ये 2 गियर टीथ हैं, गियर सभी ने देखे होगा, उसमें से कोई 2 टीथ ये दिखाए गए हैं। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं ये ऊपर का हिस्सा, इसको फेस भी कह सकते हैं हम, या लैंड भी कह सकते हैं, या क्रेस्ट भी कह सकते हैं, ये इसका नाम है। ये जो नीचे का हिस्सा है ये, इसको हम रूट कहेंगे। इसके बाद इसमें कुछ डायमीटर बनते हैं। सबसे पहले ये एक नीचे का डायमीटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए, जिसको हम यहाँ पे रूट डायमीटर कहेंगे। एक डायमीटर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है जिसको हम यहाँ पे मेजर डायमीटर कहेंगे। नीचे वाले को रूट डायमीटर या माइनर डायमीटर कह सकते हैं, ऊपर वाले को हम मेजर डायमीटर कहेंगे। और उन दोनों के बीच में एक काल्पनिक डायमीटर यहाँ पे बनता है जिसको कहेंगे हम PCD, पिच सर्किल डायमीटर कहेंगे, ठीक है। इस पिच सर्किल डायमीटर से और ऊपर का जो हिस्सा है पिच सर्किल डायमीटर से मेजर डायमीटर तक का हिस्सा है, इसके बीच में जो जगह है उसको हम कहेंगे एडेंडम। क्या कहेंगे? एडेंडम कहेंगे। बहुत बार ये डायग्राम में मार्क करके आपसे पूछ लिया जा सकता है, या ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि पिच सर्किल डायमीटर से मेजर डायमीटर के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, तो एडेंडम कहेंगे, ठीक है। और जो हमारा नीचे रूट डायमीटर है और पिच सर्किल डायमीटर है, इनके दोनों के बीच की जो जगह है उसको क्या कहेंगे? डेडेंडम, ठीक है। ये थोड़े अजीब से नाम है, एडेंडम और डेडेंडम है। यानी कि पिच सर्किल से नीचे का जो जगह है जो अपनी रूट डायमीटर तक की, उसको कहेंगे डेडेंडम, और उससे ऊपर की जो जगह है उसको क्या कहेंगे? एडेंडम कहेंगे, ठीक है। ये जो नीचे 2 लाइनें लगी हुई हैं, इनमें से जो ऊपर वाली लाइन है इसको कहेंगे क्लियरेंस सर्किल। इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ये क्लियरेंस है, ठीक है। जब दोनों गियर, भाई एक गियर अकेला तो कुछ करता ही नहीं है, इसके साथ में दूसरा गियर आएगा, दूसरे गियर का टिथ इन दोनों गियर के बीच में फंसेगा यहाँ पे, तो वो यहाँ से क्लियरेंस इनके बीच में छोड़ा जाता है, पूरा नीचे तक टच नहीं होता, थोड़ी सी जगह यहाँ पे बच जाती है, उसी जगह को क्या कहते हैं? क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट नाम थे, कुछ नोमेनक्लेचर थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। एक इसके एक मुख्य चीज़ होती है जिसके ऊपर काफ़ी बार
कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है वो आ चुका है। क्या होती है? वो होती है मॉड्यूल। ये वैसे मेनली स्पर गियर के लिए होती है। मॉड्यूल का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है पीसीडी यानी कि पिच सर्किल डायमीटर अपॉन में नंबर ऑफ टीथ, यानी कि जो गियर के टीथ ऑफ गियर, जो गियर हम यूज कर रहे हैं उसमें कितने दांते हैं, और ऊपर पीसीडी पिच सर्किल डायमीटर अपॉन में नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर। ये मॉड्यूल निकालने का फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा बार। ये आपसे फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं, या इट इज़ द रेशियो ऑफ पीसीडी टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर, ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एडेंडम पूछा जा सकता है, डेडेंडम पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पीसीडी आपसे पूछा जा सकता है, और मार्जिन वगैरह, क्लियरेंस वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ गियर की। देखिए मैं यहाँ पे जो जो टाइप्स लेकर के आया हूँ सारी वही लेकर के आया हूँ जो हमारे सिलेबस में है, जो निमी पैटर्न में दी गई है, केवल उनके बारे में ही हम बात करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। चलते हैं पहले टाइप के ऊपर। देखिए सबसे पहले हमारे सामने स्पर गियर। जनरली हम यूज लेते हैं प्रत्येक मशीन में, हमारी लेथ मशीन में भी गियर बॉक्स में होते हैं स्पर गियर। इसमें क्या होता है, इसके जो टिथ्स होते हैं वो इसके एक्सिस के पैरेलल में, ये इसका एक्सिस है और इसके एक्सिस के पैरेलल में ही सारे के सारे टिथ होते हैं, एकदम स्ट्रेट। जनरल काम के लिए हमारा स्पर गियर है वो यूज लिया जाता है। पैरेलली पावर ट्रांसमिट करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पैरेलली पावर ट्रांसमिट करने वाला गियर कौन सा है, तो हमारा स्पर गियर है। किसी भी एंगल के ऊपर ट्रांसमिट पावर को ये नहीं करता है, और इसके दांते हैं वो इसके एक्सिस के पैरेलल में ही रहते हैं। साधारण गियर है, सबसे नंबर 1 पे स्पर गियर ही आता है हमारा। चलते हैं नंबर 2 के ऊपर, हेलिकल गियर। देखिए आपके सामने ही हेलिकल गियर, दिखने में एकदम स्पर गियर की तरह ही है, खाली अंतर इसमें इतना है कि इसके जो टिथ है ना वो इसके एक्सिस से कुछ एंगल के ऊपर कटे हुए हैं। देखिए इस तरीके से कुछ एंगल के ऊपर कटे हुए हैं एक्सिस के साथ में। बाकी और सारी चीज़ें स्पर गियर की तरह हैं, पैरेलल पावर ट्रांसमिट करता है, लेकिन इसके दांते हैं वो कुछ एंगल पे रहते हैं। इनका कहाँ काम लेते हैं स्पर गियर की अपेक्षा, ये हाई स्पीड के ऊपर काम कर सकते हैं और लेस नॉइसी होते हैं, यानी कि आवाज़ है वो स्पर गियर से कम करते हैं चलते समय। स्पर गियर में ज़्यादा गड़गड़ाहट उठती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये हाई स्पीड के लिए और मतलब आवाज़ है गड़गड़ाहट की वो सबसे स्पर गियर की अपेक्षा इसमें कम होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इसके जो दांते हैं, ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गियर है जिसके दांते हैं वो एक्सिस से किसी एंगल के ऊपर कटे हुए होते हैं, तो हेलिकल गियर है हमारा। और हाई स्पीड के ऊपर लेस नॉइसी, हाई स्पीड के लिए काम में लेते हैं। चलते हैं अगले के ऊपर। तो देखिए ये है हेरिंगबोन गियर। ये सारे हैं तो अपने हेलिकल गियर ही, लेकिन इनको डबल डबल करके यहाँ पे उपयोग लिया गया है, इसलिए इनका नाम हेरिंगबोन गियर यहाँ पे कहा गया है। इनका जो मेन काम है वो थ्रस्ट को एलिमिनेट करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से गियर थ्रस्ट को टू एलिमिनेट दी थ्रस्ट, ये इसका मेन काम है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। टू एलिमिनेट दी थ्रस्ट कौन सा गियर होएगा, हेरिंगबोन गियर है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पर हेलिकल गियर को डबल करके यूज में लिया गया है। देखिए आपके सामने ये सारी चीज़ें वही हेलिकल गियर है, शाफ्ट से कुछ एंगल के ऊपर यहाँ पे दांते कटे हुए हैं, लेकिन इनको डबल डबल करके उपयोग लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला हमारा बेवल गियर। देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी शाफ्ट से किसी भी डिफरेंट एंगल के ऊपर जब आपको पावर ट्रांसमिट करनी हो
तो हम बेवल गियर का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने ही दिया गया है, इसका एक एग्जाम्पल भी है अपने पास। जो हमारी हैंड ड्रिल मशीन होती है उसके अंदर सेम ये बेवल गियर ही लगाया गया होता है। जिस भाई ने भी देख ली होगी आसानी से समझ जाएंगे, यही बेवल गियर है। इसके जो दांते हैं वो सीधे भी हो सकते हैं या स्पाइरल भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से इसके दांते पाए जाते हैं। तो किसी भी एंगल के ऊपर जब हमें पावर ट्रांसमिट करनी हो पावर ट्रांसमिट टू डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग कोण के ऊपर जब पावर ट्रांसमिट करनी हो तो कौन सा गियर यूज़ मिलेंगे? बेवल गियर यूज़ मिलेंगे। सभी नोट कर ले, वहाँ स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पे सारी वही बातें बता रहा हूँ जो आज तक क्वेश्चंस के अंदर पूछी गई हैं, या इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ सकते हैं। अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर दें। अगली है हमारी टाइप मीटर गियर। देखिए ये भी एक प्रकार से बेवल गियर ही हैं, सिर्फ यहाँ पे जब हमारी पावर ट्रांसमिट है वो परपेंडिकुलर हो रही हो। देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना दोनों, ये शाफ्ट इस शाफ्ट को 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे काट रही है, ठीक है। जब दोनों पावर ट्रांसमिशन एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर कर रहे हो तो उन गियर्स को हम क्या कहेंगे? मीटर गियर कहेंगे। बेवल गियर का ही एक प्रकार से टाइप है, ये देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन है वो आपको देखने में पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। पावर ट्रांसमिट एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, समकोण पे पावर ट्रांसमिट करनी हो उस गियर को क्या कहेंगे? मीटर गियर कहेंगे, ठीक है। चलते हैं, ये आपके सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वर्म एंड वर्म व्हील। देखिए इसमें एक वर्म लगाया गया है नीचे और उसके साथ में एक वर्म व्हील लगाया गया है आपके सामने। ये क्या करता है? टू रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ गियर और शाफ्ट, ठीक है। ये क्या है? इसकी गति को काफ़ी कम कर देता है। चारा काटने वाली मशीन आपने देखी होगी, उसमें वर्म एंड वर्म व्हील का ही उपयोग करते हैं। ये वाली शाफ्ट हमारी सामने जहाँ से चारा हमारा कटता है उसके साथ जुड़ी रहती है, जिसको हम हाथ से घुमाते हैं या मोटर की सहायता से फैन बेल्ट लगा के घुमाते हैं। साथ में यहाँ ये जुड़ा रहता है जहाँ से चारा हमारा अंदर जाता रहता है, उसके साथ में वर्म व्हील जुड़ा रहता है। तो ये हमारा वर्म है, ये काफ़ी स्पीड से घूमता है, और ये है इसके साथ में काफ़ी स्लो घूमता है। तो ये स्पीड रिड्यूसिंग में काम लिया जाता है वर्म एंड वर्म व्हील का, और ये पावर ट्रांसमिट को अलग अलग प्लेन में पावर ट्रांसमिट करता है। इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेन में जब पावर ट्रांसमिट करनी हो तो कौन सा गियर यूज लेते हैं? वर्म एंड वर्म व्हील, ठीक है। या जब स्पीड को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करना हो तो कौन सा गियर यूज लेते हैं? वर्म एंड वर्म व्हील। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लें ज़रूर। चलते हैं अगले के लिए। अगला हमारा टाइप है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन क्या करता है कि ये रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। टू कन्वर्ट
रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। देखिए ये अपना पिनियन है, ये घूमेगा, ये एक शाफ्ट है जिसके ऊपर दांते कटे हुए हैं, ये इसके साथ में कनेक्टेड है, तो ये शाफ्ट को आगे और पीछे भेजेगा ना ऐसे, तो ये हमारा लीनियर मूवमेंट हो गया इस तरीके से, और ये हमारा रोटरी मोशन हो गया। ड्रिल मशीन सभी ने देखी है। ड्रिल मशीन में जब हम हैंडल को ऐसे घुमाते हैं तो उसके साथ में जो स्पिंडल है वो ऊपर नीचे जाता है। ड्रिल मशीन का जब हैंडल घुमाते हैं तो उसका स्पिंडल है वो ऊपर नीचे जाता है, तो वहाँ पे क्या लगा हुआ है, रैक और पिनियन लगा हुआ है। स्पिंडल के साथ में ये रैक जुड़ा हुआ होता है, और जो हैंडल हम हाथ से घुमाते हैं वो हमारा इस पिनियन के साथ में जुड़ा रहता है। तो जैसे ही हम हैंडल को घुमाएंगे ये दांतें यहाँ से घूमेगा और ये ऊपर या नीचे आगे पीछे जाएगा, तो रोटरी मोशन को ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने वाला गियर कौन सा है, तो रैक और पिनियन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा भाई। सभी नोट कर ले भाई, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हमारे डायल टेस्ट इंडिकेटर में भी यही काम आता है, ड्रिल मशीन में भी यही काम आता है। लेथ मशीन का कैरी चलाते हैं ना, उसमें भी देखना आप नीचे की साइड में उल्टा करके वहाँ पे रैक लगा रहता है, और कैरिज के नीचे जो हम हैंडल घुमा रहे हैं उसके साथ में पिनियन अटैच रहता है। उसी की सहायता से हमारा लेथ का जो कैरिज है वो आगे पीछे जाता है। तो लेथ कैरिज में भी आगे पीछे चलाने के लिए रैक और पिनियन इस्तेमाल होता है, ड्रिल मशीन में रैक और पिनियन इस्तेमाल होता है, और डायल टेस्ट इंडिकेटर में भी, वो भी किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की अगले टाइप की तरफ। ये है हमारा लास्ट में, इसको कहते हैं हाइपोइड गियर। ये भी एक प्रकार से हमारा बेवल गियर ही है, सेम उसी तरीके से डिफरेंट एंगल के ऊपर पावर ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन इसकी स्पेशलाइज क्या है कि एक तो इसके दांते हैं वो स्पाइरल है, ठीक है। और ये गियर सबसे ज़्यादा किस में इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में भी कहाँ यूज होता है ये हमारा, डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल कहाँ होता है, जब यूनिवर्सल शाफ्ट के द्वारा हम टायर्स के अंदर पावर ट्रांसमिट करते हैं ना, देखा होगा एक शाफ्ट के द्वारा बीच में एक इस तरीके का टायरों के बीच में इस तरीके का बना रहता है, वहाँ पे आगे से एक शाफ्ट आती है इस तरीके से, वो आकर के इसमें कनेक्टेड रहती है, यहाँ से दोनों टायरों में शाफ्ट जाती हैं जिनसे टायर हमारे इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस शाफ्ट के साथ में और दोनों साइड में ये कनेक्टेड रहता है, जिस डिफरेंशियल के अंदर अलग अलग, उधर से शाफ्ट के साथ में एक गियर कनेक्ट हुआ, फिर इधर वाले व्हील के लिए एक गियर और इधर वाले व्हील के लिए एक गियर, तो ये डिफरेंशियल सिस्टम बनाते हैं। इसका क्या फ़ायदा है मैं बताऊं, यहाँ पे नॉर्मल गियर भी काम में ले सकते थे, नॉर्मल बेवल गियर भी, लेकिन वो यहाँ पे सक्सेस नहीं होता। ये क्या करता है कि ये रोटरी मोशन के साथ में इसके ऊपर रोटेट भी स्लिप भी करता है, मतलब यहाँ से ये आगे पीछे भी खिसकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ में इतना कनेक्टेड है तो यहाँ कनेक्टेड रह के ही चलेगा। जब हमारी गाड़ी टर्न लेती है ना, टर्न, तो आप कभी भी नोट करना डिफरेंशियल का, यही डिफरेंशियल के लिए क्वेश्चन भी आता है कि जब गाड़ी टर्न लेती है उस समय बाहर वाला जो टायर होता है उसकी स्पीड है वो तेज़ रहती है, और जो अंदर वाला टायर रहता है उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ये क्या होता है कि एक साइड का जो गियर है वो इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, दूरी बना लेता है, और दूसरी साइड का गियर है वो इसके साथ ही कनेक्ट रहता है, इसकी स्पीड है वो तेज़ रहती है। तो इसी वजह से हम डिफरेंशियल के अंदर ये हमारा हाइपोइड गियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई ये रोटेशन के साथ साथ में इसके ऊपर स्लाइड भी करता है, आगे पीछे खिसक जाता है, ये स्लाइड करता है, डिफरेंशियल में इसका काम लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल में या डिफरेंशियल सिस्टम में कौन सा गियर इस्तेमाल करते हैं, तो हाइपोइड गियर इस्तेमाल करते हैं। और क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्योंकि ये रोटेशन के साथ साथ में इसके ऊपर स्लाइड भी करता है।
आगे पीछे भी खिसकता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले भाई सभी। मेरे हिसाब से आपको सारे के सारे गियर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो चैनल को भाई लाइक कर दें ज़रूर। अभी हम थोड़ा सा ड्रिल बिट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सामने टेपर सैंक ड्रिल और स्ट्रेट सैंक ड्रिल दोनों के डायग्राम है। इनके पार्ट्स के नेम यहाँ पे साथ में दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे टेपर सैंक ड्रिल है, ये स्ट्रेट सैंक ड्रिल है। 10-12 mm तक के आकार के लिए हम स्ट्रेट सैंक ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं और उससे बड़े आकार के लिए हम टेपर सैंक ड्रिल बिट का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। इसके पार्ट्स नेम है, सभी को पता ही होगा, सबने अच्छे तरीके से पढ़ रखे होंगे, फिर भी एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं। यहाँ से ये जो इसका भाग है ये इसका सैंक है, इसमें ये टेपर में है, इसमें ये स्ट्रेट है। ठीक है, टेपर सैंक में ऊपर की साइड में टैंक लगा रहता है। ये क्यों लगा रहता है? क्योंकि जब हम इसको डायरेक्ट ड्रिल मशीन के स्पिंडल में डाल देते हैं तो ड्रिफ्ट की सहायता से टैंक के ऊपर ही चोट दे करके इसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो इसके अंदर की ये जो जगह नालियाँ कटी हुई हैं इनको हम बोलते हैं क्या? फ्लूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूट्स बोलते हैं। और ये एक डार्क लाइन सी दिखाई दे रही होगी आपको, ये क्या रहता है? इसको हम मार्जिन बोलते हैं या लैंड बोलते हैं। मार्जिन इधर की ये जगह हो गई, ये किनारा आपका लैंड हो गया। कड़ा है रूम पर अलमारी जी होगा। ये साइड का मार्जिन है, ये क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए इसका सिर्फ किनारा ऊपर की तरफ होता है, बाकी की जगह नीचे की तरफ होती है। इसलिए होती है जब हम ड्रिलिंग प्रोसेस करते हैं तो किनारा ही टच करे बॉडी को, पूरी बॉडी अगर टच करेगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए आधी जो जगह है उसको थोड़ा नीचे की तरफ में रखते हैं, जिसको मार्जिन कहते हैं हम। ठीक है, ये नीचे की साइड में ये किनारे इसके लिप्स हैं, ये फ्लूट्स आए हुए हैं, जो बीच में ये लाइन रहती है छोटी सी इसको कहते हैं डेड सेंटर। ठीक है, और साइड की ये जो जगह है इसको कहते हैं हील, और जो दोनों को सामने जो टच करती है इनको कहते हैं क्या? लिप्स। ये आपका यहाँ पे बनता है पॉइंट एंगल। तो मोटा मोटी सारे के सारे पार्ट्स आपको पता ही है, आपने देख भी रखे हैं, दोबारा देख लिए होंगे। यहाँ पे इसके मटेरियल की बात करें तो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से जो ड्रिल है हमारे वो बनाए जाते हैं। हाई स्पीड स्टील के मटेरियल में क्या क्या चीज़ें मिक्स रहती हैं, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि हाई स्पीड स्टील में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे हाई स्पीड स्टील तैयार होता है। ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे साथ ही, और कितना कितना परसेंटेज होता है वो भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब क्या है, ड्रिल बिट के कुछ एंगल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हेलिक्स एंगल क्या होता है? देखिए, तो जो ड्रिल का एक्सिस है ना, ये ड्रिल का एक्सिस है इसके बीचों बीच। ठीक है, ड्रिल के एक्सिस के साथ में जो लैंड होता है हमारा, जो इसके अंदर लैंड जगह है, ऊपर का ये किनारा है, इस किनारे के बीच का जो कोण होता है ना, उसी कोण को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद पॉइंट एंगल है, इसी को कटिंग एंगल भी बोल देते हैं, जो कि जिसकी नॉर्मल वैल्यू 118 डिग्री है, ये बहुत बार पूछी जाती है। तो ये इसी को हम पॉइंट एंगल कहते हैं। अलग अलग धातु के लिए थोड़ा सा वेरी भी करता रहता है ये, लेकिन साधारणतः अगर इसका कोण पूछा जाए तो 118 डिग्री ही इसका कोण है। अब बात करते हैं लिप क्लियरेंस एंगल की। तो देखिए ये इसके लिप्स हैं और ये इसका डेड सेंटर है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ये 8 से 12 डिग्री के बीच में रहता है, ये भी पूछ लेते हैं भाई। 8 से 12 डिग्री के बीच में हमारा लिप क्लियरेंस एंगल रहता है। अब हेलिक्स एंगल क्या है? 3 प्रकार के ड्रिल हैं, एच टाइप ड्रिल, एन टाइप ड्रिल और एस टाइप ड्रिल। एच टाइप मतलब हार्ड मटेरियल के लिए, एन टाइप मतलब नॉर्मल साधारण कार्यों के लिए, और एस टाइप मतलब सॉफ्ट मटेरियल के लिए। 3 टाइप के ड्रिल होते हैं, सभी को ध्यान भी होगा ये, एच टाइप, एन टाइप और एस टाइप। तीनों के अंदर हमारा हेलिक्स एंगल है वो अलग अलग है। एच टाइप में हेलिक्स एंगल की वैल्यू 10 डिग्री से 13 डिग्री है। एन टाइप में हेलिक्स एंगल की वैल्यू 18 डिग्री से 30 डिग्री है। और एस टाइप में हेलिक्स एंगल की वैल्यू है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री है। इन सभी को भाई आप ज़रूर
नोट कर लें। अब बात आती है कि जब टेपर सैंक ड्रिल को हम डायरेक्ट स्पिंडल में लगा करके काम में लेते हैं और उस समय अगर हमारा टेपर सैंक ड्रिल का जो साइज़ है वो स्पिंडल के साइज से कम रह जाए, मतलब उसको टच ही ना करें, तो कौन सा होल्डिंग डिवाइस है उसका इस्तेमाल करेंगे हम स्पिंडल में पकड़ने के लिए, उसका नाम आपको बताना है। कि जब ड्रिल बिट का साइज़, टेपर सैंक ड्रिल बिट का साइज़ कम हो हमारे स्पिंडल के छेद के साइज से, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे फिर उसको पकड़ने के लिए, बताओ। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। पहले के एक वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, चलो मैं ही बता देता हूँ। अगर हमारे साइज छोटा हो हमारे ड्रिल बिट का, तो हम स्लीव का उपयोग करके और स्पिंडल के अंदर हमारे ड्रिल बिट को लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जब हमारा ड्रिल का साइज़ बड़ा हो और स्पिंडल का छेद है वो छोटा हो, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बताना है। कमेंट करके बता सकते हैं आप, मैं ही बता देता हूँ ये भी। जब ड्रिल का साइज़ बड़ा हो और स्पिंडल का साइज़ छोटा हो, उस समय हम सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, उसको ड्रिल के ऊपर पहनाएंगे और ऊपर उसकी जो सैंक होती है वो फिर बाद में बारीक हो जाती है अलग से, उसको हम हमारे ड्रिल का जो स्पिंडल है उसके अंदर लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो एक टेपर सैंक ड्रिल को हम ड्रिल स्पिंडल में से किसके द्वारा निकालते हैं, ड्रिफ्ट के द्वारा निकालते हैं, ये भी ध्यान रखना भाई। ये चीज़ल एज एंगल है आपका, देखिए डेड सेंटर से लेकर के इसका जो एंड किनारा है इन दोनों के बीच में चीज़ल एज एंगल इसको कहते हैं। ये कुछ ड्रिल साइज़ हैं, आपको इनको याद रखना पड़ेगा भाई, और कोई तंत्र विद्या नहीं है। वो लिप क्लियरेंस एंगल है, शायद मैंने पहले बताई थी, 8 से 12 डिग्री होता है, नोट कर लेना। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए नंबर साइज ड्रिल होते हैं और लेटर साइज ड्रिल होते हैं। जो नंबर साइज ड्रिल होते हैं वो 1 से लेकर के और 80 नंबर तक होते हैं। उसमें जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज़ है वो कम होता जाएगा, यानी कि 1 नंबर की जो ड्रिल है वो हमारी बड़ी साइज़ की होगी और 80 नंबर की होगी वो सबसे छोटे साइज़ की होगी। तो नंबर आप नोट कर लीजिए। 1 नंबर जो ड्रिल है वो उसका इंच में माप है 0.228 इंच, और अगर मैं एमएम में बात करूं तो 5.791 mm। ठीक है, दोनों तरीके के माप हैं, आपसे कौन सा भी पूछा जा सकता है कि 1 नंबर ड्रिल साइज का माप बताइए इंच में या एमएम में। दूसरा है 80 नंबर सबसे छोटा होता है। देखिए नंबर साइज के अंदर 1 से 80 के बीच के होते हैं, तो बीच का तो आपसे पूछेंगे नहीं, या तो आपसे 1 नंबर पूछेंगे या 80 नंबर पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 80 नंबर की मैं बात करूँ तो इसमें इंच में जो साइज होता है वो 0.0135 इंच होता है, और अगर एमएम में बात करूँ तो 0.35 mm होता है, सबसे छोटा साइज है ये। देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज है वो छोटा होता जाएगा, और 1 नंबर है वो सबसे बड़ा साइज है नंबर साइज ड्रिल में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लेटर साइज ड्रिल की। इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें जो ए साइज का जो ड्रिल बिट होगा वो सबसे छोटा होगा, और जेड साइज का जो ड्रिल बिट होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर ए साइज है वो 0.234 इंच है, और अगर मैं एमएम में बात करूँ यहाँ पे तो 5.944 mm इसका साइज है। अब बात कर लेते हैं जेड साइज की, तो अगर मैं इंच में बात करूं यहाँ पे तो 0.413 इंच में साइज रहेगा, इसका सबसे बड़ा है ये। और अगर एमएम में बात करूं तो 10.49 mm जेड साइज ड्रिल का, जेड जो टाइप का ड्रिल है उसका आकार ये रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपनी कॉपी में उतार लो और भाई गोल करके पी जाओ, इसको याद रखने पड़ेंगे। ये कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में सभी को, और क्या बच गया, कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं कटिंग स्पीड की। वैसे मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में पहले ही बता चुका हूँ, कटिंग स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं। वी क्या होता है, कटिंग स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई डी एन अपॉन में 1000, 1000। ठीक है,
इसमें पाई की वैल्यू सभी को पता ही है। डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ, जो हमने वो लगा रखी है ना हमारी ड्रिल, उसका डायमीटर ऑफ ड्रिल। एन क्या है, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम हमारी जो ड्रिल मशीन है वो कितने आरपीएम पे घूम रही है वो रहेगी। पाई की वैल्यू पता ही है, बटे में 1000 करेंगे तो कटिंग स्पीड हमारी निकल करके आ जाएगी। अब सपोज करो आपसे कटिंग स्पीड की जगह आरपीएम पूछ ले, तो आपको डायमीटर दिया रहेगा और ये कटिंग स्पीड दी रहेगी। उस समय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपसे एन की वैल्यू पूछ लें कि आरपीएम निकालने हैं, ठीक है, आरपीएम बताओ, एन की वैल्यू आपसे पूछ ली, तो उस समय फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, उस समय फॉर्मूला हो जाएगा v इंटू 1000 अपॉन में पाई इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके आप आरपीएम है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपसे गियर का और ड्रिल का कोई ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं है। फिर भी अगर कुछ ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं भाई, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके ज़रूर जाएं, ऐसे नहीं जाए कोई भी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।